हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक लेते फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी सोमवार सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली स्थित एम्स में काम करने वाली पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर उनकी सराहना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने मास्क न पहनने वालों के चालान करने के साथ साथ मास्क बांटने के भी निर्देश जारी किए। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मिनी सचिवालय, बस स्टैंड, पार्क इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती बरती जाए। सोनीपत के जिला अस्पताल में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर भी कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। आईडी के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसी दौरान 75 साल के बुजुर्ग जिले सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण देश भर में शुरू हो चुका है। इसके तहत फरीदाबाद जिले में अब 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीनेशन की डोज दी गई जिन्हें पहले से कई बड़ी बीमारियां हैं। वहीं जब कोरोना टीकाकरण कराने आए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस वैक्सीनेशन अभियान को सुविधाजनक बताया और कहा कि इसमें कोई डर की बात नहीं है। कोरोना का टीका लगने के बाद काफी ठीक महसूस कर रहे हैं। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन के साथ ही आज देश भर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई। भिवानी के वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि 1 मार्च से 60 वर्ष के आयु के सभी बुजुर्गों की निःशुल्क वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 कोरोना के वैक्सीन लगवाने के सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगेगी और वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने आए बुजुर्गों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर कोविड का वैक्सीन दिया गया। उगलाना में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर ही अस्पताल के कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। टीकाकरण के लिए आए लोग भी टीकाकरण केंद्र के अंदर बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए और वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से सख्त निर्देश देने के बाद भी उगलाना के सिविल अस्पताल में इसका असर दिखाई नहीं दिया। फतेहाबाद में भी दूसरे चरण के दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। फतेहाबाद में सुबह से ही बुजुर्गों का पहुंचना शुरू हो गया था। इसी के साथ टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता जोशी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में टीकाकरण मुक्त किया जा रहा है और लगातार पात्र टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली, लेकिन लोग कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हैं। कोरोना का कहर कम होने के बाद लोग जैसे मास्क लगाना तो बिल्कुल भूलते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो जैसे लोगों को याद ही नहीं। इस लापरवाही की वजह से प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पानीपत में 57 दिन के बाद 21 नए पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस अब बढ़कर 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 56, करनाल से 12 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए कोरोना केसेस सामने आए। अंबाला से 21 और कुरुक्षेत्र से 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,784 के सामने आए हैं और वहीं एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग मनमानी कर रहे हैं। सोमवार को बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। ऐसे में इन तस्वीरों ने डीएमआरसी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला सोमवार को फतेहाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर डाली। उन्होंने कहा कि देश में मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं। उधर पूर्व सीएम ने किसानों के 100 रुपए लीटर दूध किए जाने के फैसले को भी सही बताया और कहा कि जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है तो किसान भी दूध के दाम बढ़ा सकते हैं। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े राजनीतिक हमले बोले हैं। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय ने चाचा अभय चौटाला पर भी तंज कसते हुए उन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता बताया। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सिरसा में एमडीएलआर कार्यालय के सभागार में श्री बाबा तारा स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि कुटिया में इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। आगामी 9 मार्च को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार ही किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन लंगर प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। 10 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की ओर से श्री विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वे देश में पहली बार सिरसा में अपनी पहली प्रस्तुति देंगी। देश में आज से पहली से दूसरी तक की कक्षाएं शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये तमाम कक्षाएं चली। गुरुग्राम में भी पहली और दूसरी कक्षा को शुरू कर दिया गया। इसी दौरान स्कूलों में सुरक्षा और एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को स्कूल में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। गुरुग्राम के शिवाजी नगर स्थित स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए टीचर्स की ओर से बच्चों को जानकारी दी जा रही है। बड़ी कक्षाओं के साथ साथ प्रदेश भर में सोमवार से पहली और दूसरी की कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई हैं, जिसमें छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से पहले स्कूल प्रमुख को एक सहमति पत्र सबमिट करना अनिवार्य होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कृषि आंदोलन के तहत ढासा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में भी वक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को लेकर लकड़ियां भी एकत्र कर दी गई हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक बैठने के लिए मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आंदोलन स्थल पर अपने ही सभी पारंपरिक त्योहार मनाएंगे। सतरोल खाप की ओर से किए गए फैसले का असर नारनौद में भी दिखना शुरू हो गया है।
डेयरी संचालकों का कहना है कि वो आम जनता को पहले के दामों में ही दूध बेचेंगे। वहीं सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने कहा कि पहले दिन मिला जुला असर रहा, कुछ किसानों को पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने दूध को पहले वाले दामों पर ही बेचा है। सतरोल खाप के प्रधान ने कहा कि हम हर गांव में बुनियादी करवा देंगे ताकि आगे से कोई भी किसान मिल्क प्लांट को 100 रुपए से कम कीमत में दूध न दे। मैम चौबीसी के फरमाना गांव के सरपंच आशीष के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत रद्द हो गई है। देश भर में किसान आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को अंबाला के गांव मचेरी जट्टा में किसान ने खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि वो 100 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में 300 किसानों की जान चली जाने से आहत हैं और उन्होंने कहा कि हम अपनी फसल को औने पौने दामों में पूंजीपतियों को नहीं बेचेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलनरत किसानों ने सोमवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास के घेराव का प्रयास किया। बाबा भूमन शाह चौक पर किसानों के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बड़ी संख्या में किसान राम कॉलोनी के रास्ते रणजीत सिंह के आवास की ओर बढ़ने लगे। बिजली मंत्री के आवास से करीब 100 फीट की दूरी पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया गया। काले झंडे उठाए किसान बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। बिजली मंत्री से मुलाकात की मांग पर डटे आक्रोशित किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली और सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की हुई। किसान और पुलिस सामने सामने हुए। करीब 2 घंटे की स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई को झटका दिया है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हो गई है। बता दें कि पिछले एक महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने 3 बार रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी थी। पहले 4 फरवरी को दाम 25 रुपए, 14 फरवरी को 50 रुपए और फिर 25 रुपए की बढ़त की गई है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच अब गैस सिलेंडर ने भी महंगाई में आग लगानी शुरू कर दी है। गैस सिलेंडर पर पिछले 10 दिनों के अंदर 25 रुपए 2 बार बढ़े हैं, जो कि कुल मिलाकर 50 रुपए का इजाफा है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी। आलम यह है कि निजी वाहन चालक भी अब अपने निजी वाहनों से सफर न करके बसों से या फिर लिफ्ट मांगकर सफर करने को मजबूर नजर आ रही हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 की शुरुआत से ही पब्लिक बसों के किराए से हुई आमदनी में उछाल आया है। करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं होती और सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने दूध का रेट सरकार के लिए 100 रुपए किए जाने के अपने फैसले को सही ठहराया और कहा कि सरकार को सबक सिखाने के लिए ये कदम किसानों ने उठाया है। देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। घोड़ागाड़ी पर बाइक लादकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। तो वहीं महिला कांग्रेस ने हाथों में और सिर पर गैस सिलेंडर उठाकर लगातार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन की ओर से सरकार से अपील की जा रही है कि इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप में रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले
इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। कैथल में नागरिक अस्पताल में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत की। बता दें कि विभाग की ओर से 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को लेकर सोमवार से 15 दिनों तक चलने वाले कैंपेन की शुरुआत की गई। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी किया गया था, लेकिन कैमरा लगने के बाद बार बार ये कैमरे खराब हो रहे हैं। इसी की मेंटेनेंस का काम नगर निगम ने विभाग को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर नगर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा है और बीएसएनएल के टेंडर को रद्द करने की बात कही है। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने एकत्र होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ साथ लोकल रूटों पर भी चलाया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के लंबे रूट तय किए हुए, जिसमें महीने में 9,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया, लेकिन अधिकारियों को मिली भगत के चलते बसों को ज्यादा चलाकर कम ही दिनों में टारगेट पूरा कर दिखाया जाता है और बसों को खड़ा कर दिया जाता है। बसों की कमी के चलते यात्रियों को कमी होने लगती है, जिसके चलते कर्मचारियों ने बसों को लंबे रूटों के साथ लोकल रूटों पर भी चलाने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे हड़ताल पर जाने को भी मजबूर हो जाएंगे। गोहाना महम रोड पर सीवर लाइन मेंटेनेंस का काम जारी है, जिसके चलते सड़क को खोदा गया और रास्ते से गुजरने वाले लोगों का जाम से बुरा हाल है। खुदाई के चलते रास्ते में गड्ढे भी हो गए हैं। वाहन के साथ साथ लोगों का पैदल चलना भी मुहाल है। इसके साथ ही दुकानदारों की शिकायत है कि बदहाल रोड के चलते उनका काम धंधा भी चौपट हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सीवर लाइन के दबाने का काम चल रहा है और जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों की ओर से की गई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 बार डीएसपी और एसएचओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। भिवानी के जोहड़ी मार्ग पर करीब 1 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण यहां रहने वाले लोगों का रहना दुभर हो गया है और इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क को जाम कर देंगे। जोहड़ी मार्ग पर स्थित सीवर ओवरफ्लो होने से यहां की सड़क पर और गलियों में सीवरेज का बदबूदार पानी भर गया है। सीवरेज ओवरफ्लो होने से न केवल हादसा होने का अंदेशा बल्कि सड़कों और नालियों में पानी खड़ा होने के कारण यहां बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विभाग और जिला प्रशासन से इस समस्या के जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। जहां भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, हेलोग्राम, रेपर, स्प्रिट बरामद की गई और वहीं पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की माने तो नकली शराब के मामलों को देखते हुए पुलिस और उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत ट्रेड लाइसेंस नहीं होने वाले स्पा सेंटरों पर नगर निगम गुरुग्राम की ओर से कार्रवाई की गई। इसके तहत जोन 4 क्षेत्र के सोहना स्थित
ओमेक्स सिटी सेंटर मॉल में संचालित 13 स्पा सेंटरों को सील किया गया। फतेहाबाद में एक नौकर ने दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार का कहना है कि उसके और नौकर के बीच में हल्की सी कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौकर ने दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, नौकर अपने साथियों को लेकर दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को धमकी दी। ये पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके साथ ही दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदेश में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है। ऐसे में लगता है कि जैसे बदमाशों में खाकी का कोई डर ही नहीं रहा। इसीलिए बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सोनीपत के ककरोई चौक से सामने आया, जहां पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद लव मैरिज को लेकर था। पुलिस के अनुसार 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उसी को लेकर झगड़ा हुआ था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सीआईए स्टाफ की टीम ने गश्त के दौरान गांव हासेवाला के पास से बंदूक रखने के शौकीन एक युवक को अवैध बंदूक और 16 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। टोहाना हिसार रोड पर जानलेवा हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के अलग अलग जिले सोनीपत, भिवानी और हिसार के रहने वाले हैं, जो कि जिले फतेहाबाद में आकर अपराध करने की कोशिश में थे। भिवानी जिले के गांव ढाणा लाडनपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। मृतक की पहचान ढाणा निवासी 55 साल के हरि सिंह के रूप में हुई, जो कि लकवाग्रस्त बताया गया है। जीआरपी पुलिस एसआई सुशील ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भवानी खेड़ा और सुमरा खेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फतेहाबाद के गांव हरबा में रविवार देर रात एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। इस दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार 2 युवक मलकीत और गुरमीत ने बताया कि उनकी सगाई थी और वो सगाई कर घर वापस आ रहे थे। जब उनकी गाड़ी गांव अहरबा के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक पिकअप से उनकी टक्कर हो गई। अच्छा, इसी बीच